वेलकम टू ए न्यू टॉपिक रेस्पिरेशन। आज इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन ए फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडरगो रेस्पिरेशन। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी वेयर ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे जीव अपनी एनर्जी लेने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं। जनरली हमें रेस्पिरेशन से एनर्जी हीट के फॉर्म में मिलती है और जिसको जीव मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो नटशेल में रेस्पिरेशन एक्ट्स एज ए फ्यूल टू आवर बॉडी। रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम ब्रॉडली 4 प्रोसेसेस में सब डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। एंड थर्ड इज इंटरनल रेस्पिरेशन विद इन द बॉडी, वेयर gases are exchanged between blood and its tissues. And fourth one is cellular respiration, जहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस की जाती है विच एक्ट्स एज ए फ्यूल टू द बॉडी। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ और 4 प्रोसेस वेयर रेस्पिरेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेशन सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने से शुरू हो जाती है। इसको ब्रीदिंग बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। एक्सटर्नल फेज है, मैकेनिकल फेज भी बोलते हैं इसको। इंस्पिरेशन जहाँ हम सांस अंदर लेते हैं और एक्सपीरेशन जहाँ पे सांस हम बाहर छोड़ते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोसेस ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट हो जाता है। मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर रेस्पिरेशन, लंग्स। देयर आर 2 लंग्स इन ह्यूमन बॉडी। 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आप देख रहे हो कि राइट लंग्स में 3 लोब्स हैं जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। लंग्स की एनाटॉमी हम दूसरे वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। लंग्स आर द मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये महत्वपूर्ण अंग है जहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें, किस तरह जो गैस हमारे अंदर आती है एयर, उसमें से ऑक्सीजन किस तरह हमारे ब्लड में पहुंचती है और किस तरह ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, जिसको हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में देखा है। और ये जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं ये एक्ट एज एल्वियोली। एल्वियोली में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है उनके थ्रू, जिससे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आती है और ऑक्सीजन ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ चले जाती है और ये इसको हम एक्सपेल्ड बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, जो ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हमारी बॉडी जिनको कंज्यूम करती है और जिनके बॉन्ड्स को ब्रेकअप करके एनर्जी को रिलीज किया जाता है, इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो एनर्जी हमें मिलती है एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे अंदर जो हमने कंज्यूम किए होते हैं उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके निकलती है और ये जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज द एनर्जी कैरियर इन आवर बॉडी। अब कौन से जीवों में रेस्पिरेशन होती है? बोथ। हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स all the animals, birds and all the autotrophs also undergo respiration. Cellular respiration heterotrophs और autotrophs दोनों में होती है। अब हम बात करें कौन सा फूड मॉलिक्यूल्स एनर्जी में टूटता है। Any organic molecules or nutrients in the form of carbohydrates आपने लिया है, fats, lipids, proteins, सब टूट के हमारे पास एनर्जी का मॉलिक्यूल एटीपी बन जाता है। मीन्स every type of nutrient that you eat
जो हम खाते हैं वो आखिर में टूट के हमारे पास एनर्जी के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब एटीपी जो एनर्जी मॉलिक्यूल है किस लिए यूज किया जाता है? एटीपी मॉलिक्यूल का काम हमारी बॉडी की सारी प्रक्रियाओं को चलाना है। इट इज कॉल्ड सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं सबको एटीपी ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए, जैसे मसल्स का हिलना जुलना, हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का बनना, और हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना, ये सारी प्रक्रिया एटीपी की मदद से ही चलती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशन है? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में एक साइकिल की तरह एक्ट करते हैं। जो प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में बनते हैं जैसे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, वो यूटिलाइज होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, और जो प्रोडक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन में बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूटिलाइज होते हैं फोटोसिंथेसिस में। सो सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंट ए साइकिल इन दिस बायोम। इस संसार में एक साइकिल की तरह दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ में चलती हैं, ड्यू टू विच सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमन इज पॉसिबल। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर टाइप देखें, मेजर दो टाइप में इसको बांटा जा सकता है। एरोबिक सिंपल, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, देयर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन होता कहाँ है, इसकी साइट कहाँ है, कहाँ पे एनर्जी बनती है? तो अगर हम इसकी साइट देखें तो इसकी मेजर साइट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आपने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मेजॉरिटी ऑफ एटीपी सेल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर लेयर देखें तो आउटर लेयर जो है उसकी स्मूथ है, इनर लेयर जो उसकी फोल्डेड होती है, जिसको क्रिस्टाई बोलते हैं, और उसके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इन्हीं आउटर इनर मेम्ब्रेन और जो इनर सरफेस है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेलुलर रिएक्शंस होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज को हमने एज ए एग्जाम्पल लिया है सेलुलर रेस्पिरेशन का। हमें मालूम होना चाहिए there are other molecules which are also broken down, but here we take glucose as a example where that are used for cellular respiration, जो cellular respiration के लिए यूज किए जाते हैं। ग्लूकोज इज द मेजर कंपोनेंट फ्रॉम वेयर एनर्जी इज ड्राइव, जहाँ से एनर्जी निकाली जाती है सेल के द्वारा सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। सेलुलर रेस्पिरेशन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस, कर्ब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, कर्ब साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम एनर्जी कैरियर की बात करते हैं तो सेल में 3 मेजर एनर्जी कैरियर होते हैं। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारा एक मेजर एनर्जी कैरियर है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, NADH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटामाइड एडेनिन, एंड FADH, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। These are 3 major energy carriers in our body that provides energy in different steps during cellular respiration. Cellular respiration के दौरान ये अलग अलग स्टेप्स पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। They are called energy carriers
इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ग्लाइकोलाइसिस की बात करें। ग्लाइकोलाइसिस है क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का टूट जाना, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, जिसको हमने याद रखना है, पायरुविक एसिड। और उसके साथ साथ एनर्जी कैरियर्स NADH एंड ATP यूजेबल एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। ग्लाइकोलिसिस में 4 मॉलिक्यूल्स ATP के बनते हैं, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स इस प्रक्रिया में यूज हो जाते हैं। तो नेट में हम देखते हैं, नेट रिजल्ट में ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी ATP बनते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट कंपाउंड पायरुविक एसिड बनता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, जिसका नेक्स्ट स्टेप होता है कर्ब साइकिल। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो नेक्स्ट स्टेप होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एरोबिक पाथवे। अब एरोबिक पाथवे की बात करेंगे। एरोबिक पाथवे क्या होता है? मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शंस कैसे होती हैं। नाउ पाथवे की बात करें तो पायरुविक एसिड हमारे पास आगे चल के एक साइकिल होता है, जिसको कर्ब साइकिल बोलते हैं। ये कंपाउंड वहां चले जाता है। अब जो NADH बना है, एनर्जी कैरियर है, एक और रिएक्शंस जिसको ETC रिएक्शन, जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ATP जो हमें मालूम है, इट इज ए यूजेबल एनर्जी विच हैज बीन यूज्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी इस्तेमाल कर लेती है। तो पायरुविक एसिड नेक्स्ट स्टेप कर्ब साइकिल में चला जाएगा, NADH नेक्स्ट रिएक्शंस में कंज्यूम हो जाएगा, ATP इज ए यूजेबल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द बॉडी। अब हम कर्ब साइकिल के जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसको एसिटाइल कोएंजाइम A बोलते हैं। अब ये कोएंजाइम A के साथ पायरुविक एसिड रिएक्ट करता है पहले, और एक कंपाउंड बनाता है कर्ब साइकिल के जाने से पहले। और ये जो मॉलिक्यूल बनता है, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल CoA। ये सभी न्यूट्रिएंट्स, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स हैं, एक कर्ब साइकिल में जाने से पहले सभी ये इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एसिटाइल CoA। अब हम कर्ब साइकिल का पाथवे देखें, कौन से स्टेप्स हैं। कर्ब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। पहला स्टेप जो हम पढ़ के आ चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकअप ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है इसमें पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बाद फिर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है एसिटाइल CoA। और उसके बाद हमारा कर्ब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल शुरू होता है। अब कर्ब साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, इट इज नेम्ड आफ्टर हैंस कर्ब्स, हु वन द नोबेल प्राइज फॉर द पाथवे ही डिस्कवर्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हंस कर्ब्स साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम कर्ब साइकिल रखा गया, जिन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया था। ये कर्ब, हैंस कर्ब की पिक्चर है, जिसको हम देख रहे हैं, जिन्होंने ये पाथवे डिस्कवर किया था। कर्ब साइकिल, इंपॉर्टेंट साइकिल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये सारी रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पोर्शन में। प्री कर्ब साइकिल में हमने देखा कि किस तरह हमारे पास एसिटाइल CoA कंपाउंड बन चुका है, जो अब ज्वाइन करता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म citric acid. Citric acid is the major compound in curb cycle. अब ये citric acid several steps में ब्रेक होके हमारे को एनर्जी कैरियर्स NADH, FADH एंड यूजेबल एनर्जी ATP प्रोवाइड करता है। कर्ब साइकिल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स को 2 बार घुमाया जाता है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पर साइकिल में एक ATP एनर्जी निकलती है।
तो एक साइकिल कंप्लीट होने पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का हमारे पास 2 ATP ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू अंडरगो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। ये कर्ब साइकिल की एक सिमेटिक डायग्राम है जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। किस तरह स्टेप्स में पायरुविक एसिड जो बना था, जो 3 कार्बन था, किस तरह वो एसिटाइल कोएंजाइम के कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो सिट्रिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद ये जो सिट्रिक एसिड का पूरा किस तरह साइकिल चल रहा है और किस तरह हमारे पास ATP बन रही है, NADH बन रहा है और FADH जो एनर्जी कैरियर्स हैं ये बन रहे हैं, और ऑक्सीडेशन हो रही है सिट्रिक एसिड की और एनर्जी बन रही है, विच इज कॉल्ड कर्ब साइकिल। अब कर्ब साइकिल का हम प्रोडक्ट्स देखें। इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बने जो यूजेबल एनर्जी जो यूज हो गई, और जो NADH और FADH बना, ये नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होती है, ये उसमें चले जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन कर्ब साइकिल के बाद ये जो हमारे पास एनर्जी कैरियर बने हैं, इनमें जो फर्दर रिएक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोर्शन में होती है। ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हमें NADH या FADH से जो कर्ब साइकिल से हमें मिले हैं, ये मूवमेंट शुरू करते हैं, और इसी मूवमेंट के दौरान जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, हाइड्रोजन आइंस को रिसीव करता है, और हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास बाई प्रोडक्ट वाटर भी निकल के बाहर आ रहा है, जबकि हमने कर्ब साइकिल में देखा था कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट बन के हमारे पास आया था। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोडक्ट्स देखें तो हमारे पास मेजर 34 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट आता है। अब हम पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर ATP की टैली देखें तो देखो ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ATP के आए, कर्ब साइकिल में भी 2 आए, और ETC में अप टू 34 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ग्रैंड टोटल हम करें 36 to 38 molecules of ATP produced during cellular respiration. So much of energy is produced. अब हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का, किस तरह ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम प्रीकर्ब्स, फिर कर्ब साइकिल्स में हमारे पास ATP बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन हुई जिसमें वाटर बाई प्रोडक्ट आया और ATP मॉलिक्यूल्स बने। तो ये ओवरव्यू है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी ATP के रूप में मिली और बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बने। एरोबिक रेस्पिरेशन को नटशेल में देखें तो किस तरह एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP के रूप में। इसके साथ हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का नटशेल इस तरह से होता है। अब एनारोबिक पाथवे की बात करते हैं। फर्मेंटेशन, एनारोबिक मीन्स वो सिचुएशन जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्शन होती है इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्मेंटेशन क्या होता है? समटाइम्स ड्यूरिंग वेरी स्ट्रेनस एक्सरसाइज, ड्यूरिंग वर्कआउट, जहां पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मीन्स हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो तब एक अल्टरनेटिव पाथवे है जो हमारी बॉडी और डिफरेंट जीव्स में ये पाया जाता है, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसमें फर्मेंटेशन ड्यूरिंग सिस्टोल या इंटरसेलुलर फ्लूइड में
या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ सेल्स में होता है। इसमें एनर्जी या एटीपी की जो प्रक्रिया है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी नहीं होता। ये सिस्टोल या साइटोप्लाज्म में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन को अगर हम देखें तो ये दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चलेंगे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये जनरली ह्यूमंस में आपने क्रैम्प्स देखे होंगे प्लेयर्स को क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए। तो ये क्रैम्प्स का बन जाना हमारी बॉडी में, पेनफुल सोरनेस हो जानी, इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड या ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारे मसल्स में एक पदार्थ बन जाता है, जिसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ड्यूरिंग एनारोबिक respiration to meet the need of the body energy which has not been provided due to less oxygen। ठीक है, it is also called lactic acid fermentation। ये ज़्यादातर मैमेलियन टिश्यूज में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अब हम कुछ जैसे हमारे चीज़, योगर्ट आपने देखा है, इट इज़ आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसी प्रक्रिया से चीज़ या योगर्ट हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं। अब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें, उसमें क्या डिफरेंस रहता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो एथेनॉल बनता है, जिसको हम कई बार अल्कोहल भी बोलते हैं। और ये जो यीस्ट या छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, इनमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। इसका यूजफुल कई बार इसको डफ रेज या ब्रेड या पेस्ट्रीज बनाने में और बियर और वाइन बनाने में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज होता है। फर्मेंटेशन कुछ बैक्टीरियाज हमारे गट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन ऑफ आवर फूड। हमारे फूड की डाइजेशन में कुछ बैक्टीरियाज जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, दे हैव वेरी रोल in our digestion through the process of fermentation। एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम नटशेल में देखें तो ह्यूमन मसल्स या मैमेलियन मसल्स में जब ये ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, तो इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। या लैक्टिक एसिड का पदार्थ मसल्स में बनता है, जिससे मसल्स सोरनेस हो जाती है। जबकि यीस्ट जो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उनमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अल्कोहल बनता है, जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये दोनों आप डिफरेंस देख सकते हो। जब ह्यूमंस में या मैमेलियन में होता है तब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। जब ये छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तब हमारे पास ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है। This is the difference between lactic acid fermentation and alcoholic fermentation। अब हम छोटे जीवों में अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि छोटे जीवों में जैसे अमीबा सिंगल सेल्ड है, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है थ्रू देयर मेम्ब्रेन, थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड डिफ्यूज्ड आउट थ्रू देयर सेलुलर मेम्ब्रेन। अब हम अर्थवर्म एक जीवस की बात करें, इसमें भी जो रेस्पिरेशन है या एक्सचेंज ऑफ गैसेज है थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ये अपनी स्किन के ही ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको डिफ्यूज्ड आउट करते हैं। फिशेस की बात करें, उनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको गिल्स बोलते हैं, जो उनके बोथ साइड्स ऑफ हेड में प्रेजेंट, जो डायग्राम में आप देख भी रहे हो। ये गिल्स की मदद से वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। मीन्स मुंह से पानी अंदर लेते हैं, गिल से बाहर निकालते हैं, और गिल्स जो है इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको बाहर निकाल देता है। तो फिशेस में गिल्स प्लेज ए रोल इन रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन की बात करें, इंसेक्ट्स है स्पेशल रेस्पिरेटरी अपरेटस। उनकी जो मेन
ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का, उसको ट्रैकिया बोला जाता है, और उसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स या पोर्स होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स बोला जाता है। स्पाइरिकल्स की मदद से वो एयर को डिफ्यूज करते हैं इनसाइड एंड डिफ्यूज आउटसाइड टू मेंटेन देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम एक एग्जांपल दें तो कॉकरोच की एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो घर में आम पाया जाने वाला इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन थ्रू स्पाइरिकल्स, दीज आर द ओपनिंग्स ऑन द ट्रैकिया। अब हम इनको एक ओवरव्यू में देखें तो लंग्स में जो रेस्पिरेशन होती है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाता है। जनरली ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स सब में होती है। जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है इसको कटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जनरली फ्रॉग्स में, अर्थवर्म्स में आप देखते हो। इसी तरह जो गिल्स में रेस्पिरेशन होती है, जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसकी एग्जांपल आपके पास फिशेज है। इसी तरह छोटे जीवों में हमने स्पाइकल्स देखे थे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस वगैरह, उनमें सब में थ्रू स्पाइरिकल्स, टाइनी होल्स के थ्रू। और डिफ्यूजन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम अमीबा में देख के आ रहे हैं। थैंक यू। नई स्लाइड के साथ मिलेंगे आपको नए टॉपिक में। हैव ए नाइस डे।